अगली बार मैं ताबूत में वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊं तो मुझे अपने दादा की कब्र के पास ही दफना देना। केरल से मेलबर्न जाने से पहले 34 साल के सैम इब्राहिम अपने दोस्तों से ये बात कहता है। एंड गेस व्हाट, मेलबर्न पहुंचने के 3 दिन बाद ही हार्ट अटैक की वजह से सैम की मौत हो जाती है। एक हेल्दी इंसान जिसे पहले से कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी वो अपनी मौत की बात करके जाता है और जाने के 3 दिन बाद ही ताबूत में वापस लौट भी आता है। क्या ये महज इत्तेफाक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैम के घर वाले तो इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर सब्र कर लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस को सैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट से एक ऐसी जानकारी मिलती है जो इस पूरे केस को नेचुरल डेथ से मिस्टीरियस डेथ केस में बदल देता है। तो क्या सैम की हत्या हुई थी? अगर हां, तो फिर उसका हत्यारा कौन था? इस नए देश में सैम का दुश्मन कौन हो सकता था? पुलिस के लिए इस पहलू को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पुलिस बिना किसी को बताए सीक्रेट तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाती है। लगभग 10 महीने तक जांच करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक ऐसी डायरी लगती है जिससे सैम की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाती है और सैम का कातिल वो होता है जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, कौन था सैम इब्राहिम का कातिल और क्या है उसके कत्ल की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। 14 अक्टूबर 2015 ही वो मनहूस तारीख थी जब केरल के कोल्लम जिले में रहने वाले सैमुअल इब्राहिम और लीला अम्मा को उनके बेटे की अचानक मौत की खबर मिलती है। उनका बेटा सैम इब्राहिम अपनी छुट्टियां बिताकर 3 दिन पहले ही अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ 11 अक्टूबर को केरल से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न वापस आता है। सैम और सोफिया दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते थे और अपने बेटे के साथ परफेक्ट फैमिली लाइफ जी रहे थे। सैम और सोफिया की शादी 2008 में हुई थी। इन दोनों की लव स्टोरी भी बिल्कुल फिल्मी थी। ये दोनों कोल्लम जिले के एक ही गांव करावलूर के रहने वाले थे। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। बड़े होते हुए उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। ये दोनों अपने गांव के चर्च के क्वायर ग्रुप के लीड सिंगर थे, जिसकी वजह से ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा समय बिताने लगते हैं। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद 2003 में ये दोनों कोटायम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। एक साथ पढ़ाई करते हुए इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है और इसी दौरान ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। सैम और सोफिया दोनों ही अपने प्यार की खबर अपने परिवार वालों को दे देते हैं और एक दूसरे से ही शादी करने के अपने फैसले के बारे में भी बता देते हैं। चूंकि ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले पड़ोसी थे और दोनों परिवार वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनकी शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शादी के लिए घर वालों की रजामंदी तो मिल जाती है, लेकिन शादी से पहले ये दोनों अपना करियर सेट करने का फैसला करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सैम एमबीए करने का फैसला करता है और वो तमिलनाडु के डिंडीगुल चला जाता है। सोफिया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही पीजी करने का फैसला करती है। सैम के तमिलनाडु चले जाने की वजह से दोनों पहली बार एक दूसरे से दूर होते हैं। इन दोनों के बीच की ये टेम्पररी दूरी ही आगे चलकर सैम की जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल लेकर आने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। खैर, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सोफिया को तिरुवनंतपुरम की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, जबकि सैम प्राइवेट बैंक में जॉब करने लगता है। करियर सेट होने के बाद 2008 में सैम और सोफिया बड़े धूमधाम से शादी कर लेते हैं। इन दोनों के बचपन का प्यार आखिरकार कामयाब हो जाता है। इन दोनों की शादी से हर कोई बहुत खुश होता है। सैम की मां लीला अम्मा का तो कहना था कि उन्हें सोफिया के रूप में एक बेटी मिल गई है। भगवान ने उन्हें 2 बेटे तो दिए थे, लेकिन एक बेटी की कमी थी जिसे सोफिया ने आकर पूरा कर दिया। जिंदगी की नई शुरुआत करके ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी दोगुनी तब होती है जब 2009 में सोफिया एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के आने के बाद सैम और सोफिया को मानो दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। थोड़ी समय बाद सैम को ओमान के लुलू एक्सचेंज में जॉब मिल जाती है। इस जॉब की वजह से उसे सोफिया और अपने बेटे को केरल में ही छोड़कर ओमान जाना पड़ता है। ओमान में थोड़े समय तक रहने के बाद
सैम सोफिया और अपने बेटे को भी वहां बुलाने का फैसला करता है, लेकिन सोफिया ओमान जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। सोफिया की बहन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड थी, इसलिए सोफिया भी फैसला करती है कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल्ड होगी। सैम जब ओमान चला जाता है, तब सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ महीने की कोशिश के बाद 2012 में सोफिया को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाता है और वो अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी शुरू करने के बाद सोफिया सैम को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाने लगती है। सैम अपने घर से इतनी दूर नहीं जाना चाहता था। ओमान में उसके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन सोफिया की जिद के आगे सैम को अपना फैसला बदलना पड़ता है और आखिरकार वो भी ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर लेता है। 2012 के अंत में सैम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करता है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया गए हुए 3 साल बीत जाते हैं। अब तक सैम की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती है। परिवार के अलावा ना तो उसकी किसी से खास दोस्ती रहती है और ना ही किसी से दुश्मनी। मेलबर्न में किसी से ज्यादा जान पहचान ना रखने के बावजूद कोई उसके जान का दुश्मन बन जाता है। और इस बात का पता तब चलता है जब जुलाई 2015 में एक रेलवे स्टेशन के पास मास्क पहने एक शख्स सैम के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। चाकू से किए गए इस हमले में सैम को गर्दन पर हल्की चोट आती है, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि भीड़ की वजह से हमलावर को ज्यादा समय नहीं मिल पाता है और उसे अपना हमला अधूरा छोड़कर भागना पड़ता है। सैम अपने ऊपर हुए इस हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस भी हमलावर के बारे में कुछ पता नहीं कर पाती है। इस हमले के 3 महीने बीत जाने के बाद सैम काम से छुट्टी लेकर इंडिया वापस आने का फैसला करता है। छुट्टी मनाने के लिए सैम के साथ सोफिया और इनका बेटा भी उनके साथ गांव आ जाता है। अपने गांव वापस लौटकर ये लोग बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते समय भी सैम और सोफिया के बीच वैसा ही प्यार नजर आता है जो इनके बीच सालों से नजर आ रहा था। जमाने की नजर में तो सैम और सोफिया एक आइडियल कपल नजर आते हैं, लेकिन शायद सच्चाई कुछ और ही होती है। क्योंकि गांव में सैम अपने कुछ बेहद ही करीबी दोस्तों को बताता है कि उसके और सोफिया के बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा, लेकिन सैम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताता है। शादीशुदा रिश्ते में समय के साथ ऐसा पड़ाव आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए सैम के दोस्त भी इसे बस इन दोनों के रिश्ते के बीच का एक टेम्पररी फेज ही मानते हैं। हालांकि प्यार कम होने की बात के अलावा सैम अपने दोस्तों से एक और बड़ी बात कहता है, और वो बात ये होती है कि अगली बार मैं ताबूत में वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊं तो मुझे मेरे दादा के कब्र के पास दफना देना। कोई जवान इंसान इस तरह से अपनी मौत की बात क्यों करेगा? ये बात तो सोचने वाली थी, लेकिन सैम के दोस्त इस बात को भी हल्के में ले लेते हैं, या फिर वो ये सोच लेते हैं कि शायद सैम अब ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल्ड हो जाएगा और बुढ़ापे में मौत के बाद ही वापस आएगा। खैर, ताबूत में वापस लौट कर आने की बात कहकर 11 अक्टूबर 2015 को सैम सोफिया और अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है। सैम को ऑस्ट्रेलिया वापस गए हुए अभी 3 दिन ही होते हैं कि 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया रोते हुए अपने ससुराल वालों को कॉल करती है और सैम की अचानक मौत की खबर देती है। सोफिया बताती है कि नींद में ही सैम को हार्ट अटैक आया और जब मैं सुबह जगी तो सैम की सांसें थमी हुई थीं। 3 दिन पहले ही हंसी खुशी घर से विदा होने वाले सैम की मौत की खबर को एक्सेप्ट कर पाना उनके माता पिता और भाई के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लोग इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर खुद को संभालते हैं और अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करते हैं। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद सोफिया सैम की डेड बॉडी लेकर केरल में उसके गांव आती है। इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन को संभालने के लिए सोफिया के साथ उसकी बहन सोनिया भी ऑस्ट्रेलिया से आती है। इसके अलावा सोफिया के माता पिता और बाकी रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक सोफिया अपने सास ससुर के साथ रहती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाती है। जैसा कि सैम की मां ने बताया था कि सोफिया उनकी बेटी जैसी थी, तो सैम के जाने के बाद भी वो लोग सोफिया को बेटी जैसा ही प्यार देते हैं
और सोफिया भी अपने सास ससुर के साथ अच्छे से पेश आती है। समय आगे बढ़ता है। सैम को इस दुनिया से गए हुए लगभग 10 महीने बीत जाते हैं। सोफिया ऑस्ट्रेलिया में ही थी। घर पर सैम के माता पिता से अक्सर उसकी बात होती रहती थी और सोफिया उन्हें हमेशा अपना ख्याल रखने और खुश रहने का कहा करती थी। 10 महीने बीत जाने के बाद एक दिन अचानक सैम के माता पिता के पास ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है। ये कॉल ऑस्ट्रेलियन पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से होती है, जो सैम की मौत के सिलसिले में इन्हें अहम जानकारी देते हैं। पुलिस की ओर से इन्हें जो जानकारी मिलती है वो इनके लिए सैम की मौत की खबर से भी ज्यादा बुरी साबित होती है। दरअसल पुलिस सैम की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी सोफिया को गिरफ्तार कर लेती है। सैम के माता पिता को जब यह बताया जाता है तब पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। जो सोफिया उनकी बेटी जैसी थी, सैम उसका बचपन का प्यार था, दोनों की शादी बढ़िया चल रही थी और सैम के जाने के गम में सोफिया भी उतनी ही दुखी थी जितनी सैम के माता पिता। ऐसे में सैम की हत्या के जुर्म में सोफिया के गिरफ्तार होने की खबर उन्हें बहुत बड़े झटके की तरह लगता है। अब यहां पर एक सवाल और है। सैम की मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, तो फिर 10 महीने बाद अचानक पुलिस उसकी मौत को हत्या मानकर सोफिया को गिरफ्तार क्यों कर लेती है? ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस की बहुत बड़ी चालाकी होती है। सैम की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी। इस बात का खुलासा सैम के ऑटोप्सी रिपोर्ट में ही हो जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी बॉडी में साइनाइड जहर के अवशेष मिले थे और इसके अलावा उसकी बॉडी में बेहोश होने वाली दवा का भी अवशेष मिला था। तो पुलिस के लिए तो यह साफ हो जाता है कि सैम की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन हत्यारा कौन था? जिस हत्यारे ने इतनी चालाकी से सैम की हत्या की थी, उसके लिए पुलिस को चकमा देना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। इसलिए पुलिस यहां पर चालाकी से काम लेती है और सैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट में साइनाइड मिलने की बात पुलिस किसी को नहीं बताती है, यहां तक कि सोफिया को भी नहीं। पुलिस सोफिया के सामने ऐसे ही जाहिर करती है कि उन्हें हार्ट अटैक वाली थ्योरी पर पूरा यकीन हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। जब सोफिया अंतिम संस्कार के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस जाती है, तभी से पुलिस उसके पीछे कई जासूस लगा देते हैं। सोफिया का कॉल टैप किया जाता है और उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। अब सवाल यह है कि पुलिस को सोफिया के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत मिल जाते हैं कि पुलिस उसे अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। तो अब यहां से कहानी में एंट्री होती है अरुण कमलासनन की। सोफिया के साथ पुलिस अरुण को भी सैम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। अब ये अरुण कौन है और सैम और सोफिया की जिंदगी में इसकी एंट्री कब होती है? अब आप याद कीजिए वो समय जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सैम एमबीए के लिए तमिलनाडु चला गया था, जबकि सोफिया महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही पीजी कर रही थी। अरुण भी इसी कॉलेज में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एमएससी कर रहा था। सैम के तमिलनाडु चले जाने के बाद सोफिया और अरुण के बीच दोस्ती हो जाती है। इनकी शुरुआत तो दोस्ती से होती है, लेकिन बहुत जल्द दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो जाता है। सोफिया एक ही समय में सैम और अरुण दोनों के साथ रिलेशनशिप में होती है, लेकिन सैम को अरुण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि अरुण के साथ अफेयर होने के बावजूद सोफिया सैम के साथ शादी से इनकार नहीं करती है। सैम के साथ वो पूरी खुशी से धूमधाम से शादी करती है, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि सैम से शादी करने के बाद भी अरुण के साथ इसका रिश्ता खत्म नहीं होता है। शादी के कुछ समय बाद सैम ओमान चला जाता है। सैम के ओमान जाने के बाद अरुण के साथ सोफिया का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने लगता है और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन अब भी सोफिया के अलावा और किसी को भी अरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। सभी को अंधकार में रखकर सोफिया एक पतिव्रता पत्नी बनने का ढोंग करती रहती है। 2012 में सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और उसी साल के अंत में वो सैम को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेती है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी सोफिया को अरुण से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है और जनवरी 2013 में वो अरुण को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेती है। यहाँ हैरानी की एक और बात यह है कि अरुण ने भी एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी और वो भी एक बच्चे का बाप बन चुका था। इसके बावजूद सोफिया से उसका रिश्ता खत्म नहीं होता है।
अरुण भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सोफिया और अरुण एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगते हैं। सैम को सोफिया और अरुण के रिश्ते के बारे में मालूम था या नहीं, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि सैम ने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। अपने आखिरी इंडिया विजिट के दौरान उसने अपने दोस्तों को सिर्फ इतना बताया था कि अब उसके और सोफिया के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बताया था। अरुण और सोफिया का प्यार भी कॉलेज में ही शुरू हो चुका था और इनके रिलेशनशिप को भी अब लगभग 10 साल हो चुके थे। इतने साल छुप छुप कर मिलने के बाद ये दोनों एक होने का फैसला करते हैं, लेकिन इन दोनों के इस फैसले के बीच सबसे बड़ी दीवार सैम होता है, जिसे ये दोनों आखिरकार गिराने का फैसला कर लेते हैं। सैम की हत्या 13 अक्टूबर 2015 को हुई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार अरुण और सोफिया ने उसकी हत्या की प्लानिंग 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। सैम की हत्या से 3 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन के पास उस पर हमला हुआ था। पुलिस का कहना था कि सैम पर हुए इस हमले के पीछे भी अरुण का ही हाथ था। पहली कोशिश में सैम की जान बच गई थी, लेकिन सोफिया और अरुण हर हाल में सैम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने फिर से नए सिरे से प्लानिंग शुरू कर दी थी। सैम ने गांव में छुट्टी के दौरान बताया था कि अगली बार वो ताबूत में लौट कर आएगा। तो शायद जब पहली बार उस पर हमला हुआ था, तभी उसे अपने दुश्मन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन फिर एक और सवाल यह है कि अगर उसे अपने दुश्मन के बारे में मालूम चल गया था, तो फिर वो छुट्टी में सोफिया को साथ लेकर गांव क्यों आया था, और वो वापस भी सोफिया के साथ ही गया था? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सैम ही दे सकता था। खैर, सोफिया और अरुण पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने आखिर सैम की हत्या कैसे की थी? सैम की हत्या की प्लानिंग तो ये दोनों काफी लंबे समय से कर रहे थे। सैम के इंडिया से लौटने के तुरंत बाद ये दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक सोफिया सबसे पहले एवोकाडो मिल्क शेक तैयार करती है, जिसमें वो बेहोशी की दवा मिलाकर सैम को पीने के लिए दे देती है। मिल्क शेक पीने के थोड़ी देर बाद जब सैम बेहोश होने लगता है, तब ठीक उसी वक्त सोफिया अरुण को अपने घर पर बुलाती है। पुलिस के अनुसार अरुण उस रात मेन गेट से अंदर आने की बजाय गैराज के रास्ते खिड़की से घर के अंदर आया था। वो अपने साथ साइनाइड और ऑरेंज जूस लेकर आता है। यहां आने के बाद वो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करता है और फिर लगभग बेहोश हो चुके सैम को जबरदस्ती जहर मिला हुआ ये जूस पिला देता है। काम खत्म होने के बाद अरुण अपने घर वापस चला जाता है और सोफिया अपने पति को मरने के लिए छोड़कर सोने चली जाती है। सुबह जब वो जागती है या फिर जागने का नाटक करती है, तब वो सैम को अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाती है। असल में तो वो सैम को पहले से ही मार चुकी होती है, लेकिन पुलिस और समाज के लिए वो ऐसा जाहिर करती है कि जब वो सुबह जगती है तब वो सैम को मरा हुआ पाती है। सैम अब इस दुनिया से जा चुका होता है। सोफिया और अरुण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, और जब पुलिस इनके हार्ट अटैक वाली थ्योरी को मान लेती है, तब ये दोनों पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं। सैम का अंतिम संस्कार करने के बाद सोफिया जब ऑस्ट्रेलिया वापस आती है, तभी से पुलिस इसके पीछे जासूस लगा देती है। ऑस्ट्रेलिया वापस आने के कुछ ही समय बाद सोफिया सैम की कार को अरुण के नाम पर ट्रांसफर कर देती है, और कुछ समय बाद ही ये दोनों एक बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ प्राइवेट मूवमेंट बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बात करने लगते हैं। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को इन दोनों के कारनामों का पूरा पता चल जाता है। इसके अलावा पुलिस को इन दोनों के पास से एक प्राइवेट डायरी भी मिलती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार भरी बातें लिखा करते थे। उस डायरी में ये दोनों प्यार में डूबे हुए सच्चे आशिक की तरह एक दूसरे के लिए प्यार भरे मैसेज लिखा करते थे। ये डायरी कोर्ट में अहम सबूत के तौर पर पेश की जाती है। सारे सबूत मिल जाने के बाद आखिरकार पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब सोफिया को सैम की बॉडी में साइनाइड मिलने के बारे में बताती है, तब सोफिया पुलिस से कहने लगती है कि सैम ने किया होगा। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, तब सोफिया ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाती है और अपने सारे काले कारनामे पुलिस को बता देती है। लेकिन अरुण तो और ज्यादा चालाक निकला। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान वो पागल होने का नाटक करने लगता है। उसकी ये नौटंकी कोई एक दो बार नहीं,
बल्कि कई महीनों तक चलती रहती है। वो पागल होने का नाटक करके सजा से बचना चाह रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सामने उसकी नौटंकी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और आखिरकार वो भी अपनी गुनाह कबूल कर लेता है। एक बात और, सैम की हत्या करने से कुछ समय पहले ही अरुण अपनी पत्नी और बच्चे को इंडिया वापस भेज देता है, ताकि सैम को रास्ते से हटाने के बाद वो सोफिया के साथ बिना किसी रोक टोक के रह सके। सोफिया और अरुण दोनों पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस सारे सबूत भी इकट्ठा कर लेती है। इसी के साथ विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई पूरी होने के बाद जून 2018 में इन दोनों को सैम की हत्या करने के अपराध में सजा सुनाई जाती है। अरुण को 27 साल जेल की सजा, जबकि सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई जाती है। बाद में अरुण की सजा 3 साल कम करके 24 साल कर दी जाती है, जिसमें नॉन पेरोल पीरियड मिनिमम 20 साल होता है। वहीं सोफिया के लिए यह मिनिमम 18 साल होता है। जब यह सुनवाई चल रही होती है तब सैम और सोफिया का बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी मौसी सोनिया के पास रह रहा था। सोफिया को सजा मिलने के बाद सैम के माता पिता अपने पोते की कस्टडी हासिल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने पोते की कस्टडी मिली या नहीं, इस बात की जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, सोफिया और अरुण ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।